कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। डियर, हम लोग जो है सॉलिड ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत डिस्कशन अभी कर रहे थे, तो उसमें और बचा हुआ था। तो अब हम लोग बात करेंगे पैराबोला के बारे में। पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला क्या होता है? ये एक कोनिकल सेक्शंस होता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमें देखने को मिलता है, जो कि एक प्लेन को इंटरसेक्ट करता है। कुछ इस तरीके का आपको जो है, मान लो यहाँ पे अगर पैराबोला अगर बात किया जाए, है ना, तो मान लो ये आपका कोन है ना। कोन इस तरीके का होता है, सपोज डैट। अब इस कोन को एक प्लेन से कट कर दिया जाए, है ना। मान लो यहाँ पे एक प्लेन लाया जाए और इसको जो है कट कर दिया जाए, ठीक है। कोई भी प्लेन होगा, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे जो है कट कर देगा। तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे और ऐसे, ये आपका जो सेक्शंस कटेगा, ये जो सेक्शन आएगा, यही हमारा पैराबोला होगा। यही क्या होगा? हमारा पैराबोला होगा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि व्हेन अ राइट सर्कुलर कोन इज इंटरसेक्टेड बाय द प्लेन, द कर्व ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कोनिक सेक्शंस and the two parts separated by the point is known as nips। उसको क्या कहा जाता है? निप्स कहा जाता है। मान लो ये आपका यहाँ पे है, सपोज डैट जो डमरू होता है, डमरू के जैसा है। मान लो यहाँ पे पॉइंट ये है, ये क्या है आपका? यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो कौन से ही बनाना है। ये ऊपर वाला पार्ट, अगर इसको ऊपर का ये पार्ट देखें और नीचे का ये पार्ट देखें, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डमरू हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये जो ए पॉइंट है, इसी को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। ए पॉइंट को क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे। और ये जो लाइन है जो दोनों को इस वर्टेक्स से होकर गुजर रहा है, इसको एक्सिस कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ नैप्स ऑफ द कोन एंड प्लेन, ये जो कोन और प्लेन जो होगा, उसको जो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? ये कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, कुछ तो एंगल होगा यहाँ पे। तो ये जो भी एंगल है, सपोज डैट अगर एंगल, अभी मैं पैराबोला के बारे में डायरेक्टली नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स आपको मैं कर रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। अगर मान लो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, या अल्फ़ा इज इक्वल टू लेस दैन ग्रेटर दैन 90 डिग्री है, या अल्फ़ा लेस दैन 90 डिग्री है, तो क्या होगा? और मान लो ये प्लेन अगर यहाँ से हमारा इसको काट रहा है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से ये भी जो है एक जा रहा होगा कट करके, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा एक एंगल हो जाएगा बीटा, है ना। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि अल्फ़ा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है ना। अल्फ़ा ग्रेटर दैन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ओके। इसको मिटाने दो पूरा। तो यहाँ पे बीटा होगा। तो रिलेशन देखेंगे, अगर अल्फ़ा जो है छोटा हो जाए बीटा से और ये वो इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इस कंडीशन में ये क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या होगा?
सर्कल बनेगा व्हेन द प्लेन कट्स द नैप्स बट नोट द वर्टेक्स, वर्टेक्स को कट नहीं कर रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर मान लो अल्फ़ा जो है वो लेस देन है बीटा और बीटा जो है लेस देन है 90 डिग्री, तो इस कंडीशंस में आपका क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। और अगर मान लो अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू बीटा आ जाए, यानी यहाँ पे जो अल्फ़ा है यहाँ पे जो बीटा है ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस कंडीशन में पैराबोला बनेगा, जो कि हमारा टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, और अगर 0 से बड़ा या बराबर हो बीटा का वैल्यू और लेस देन हो अल्फ़ा से, तो इस कंडीशन में ये क्या बनेगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, ये कब हो रहा था, ये कंडीशन कब देखने को मिल रहा था, केस 1 कह सकते हो, व्हेन प्लेन कट्स, जो प्लेन है ये कट कर रहा था किसको, नैप्स को या फिर जो कोन का पार्ट था उसको, बट नोट एट वर्टेक्स, लेकिन वो वर्टेक्स पे नहीं कट कर रहा था। क्या कर रहा था, वर्टेक्स पे कट जो है हमारा नहीं कर रहा था। ठीक है, मान लो कि जो प्लेन है ये क्या कर रहा है दूसरा कंडीशन में कि वो कट कर रहा है नैप्स को वर्टेक्स के साथ, तो उस कंडीशंस में अगर वर्टेक्स पे कट कर रहा है, तो अगर ये था नोट एट वर्टेक्स और यहाँ पे केस 2 में लिख लो एट वर्टेक्स, है ना। अगर वर्टेक्स पे कट कर रहा है तो क्या होगा, तो अगर अल्फ़ा जो है छोटा हो जाए बीटा से और ये इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री है या लेस देन 90 डिग्री है, तो यह इस कंडीशन में ये पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। और अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा हो जाए तो उस कंडीशंस में ये क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। ओके, और अगर 0 से बड़ा या छोटा हो, बड़ा या बराबर हो बीटा का वैल्यू और लेस दैन अल्फ़ा हो, तो उस कंडीशन में इसको पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो है हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। थोड़ा ये आपको थियोरेटिकल पार्ट्स है तो थोड़ा समझने में हो सकता है कि टाइम लगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं पैराबोला के बारे में। तो अगर कुछ पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे नोट्स में आपको मिल जाएगा, मैं आपको बोल देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, आपको वीडियोस जो है ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसको मैं समझा दूंगा, पहले लिख लो, लिखो पैराबोला, है ना, यहाँ पे लिखा गया है, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाई ए पॉइंट, इट इज़ द पाथ ट्रेस्ड बाई ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way, which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point, जो distance होगा fixed point से, is always equal to its distance from a fixed line। एक fixed line से distance जो होगा क्या होगा, equal होगा। बोथ लाइंग इन द सेम प्लेन, दोनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। वेयर एज द गिवन फिक्स्ड पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द गिवन लाइन, और जो फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ रहेगा वो कभी भी उस गिवन लाइन पे दिया हुआ नहीं रहना चाहिए। तो देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका जो है क्या है, मान लो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। एक फिक्स्ड लाइन हमने ले लिया,
इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है? डायरेक्ट्रिक्स, है ना? क्या कहा जाता है? डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। और यहाँ से अब लाइंस जो है हमारा इस तरीके से बनेगा, तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा? पैराबोला कहलाएगा। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहा जाता है? मान लो यहाँ पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोला जाता है फोकस। जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। और जो फिक्स्ड लाइन था, है ना, जो फिक्स्ड लाइन था, इस फिक्स्ड लाइन को क्या कहा जाता है? आपका डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। जो फिक्स्ड लाइन था उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है, और जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। ठीक है। और ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो यहाँ पे मिला, यानी अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो ये जो एक्स एक्सिस है इसी को क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। ना पैराबोला का क्या है? वो हमारा एक्सिस है। ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे ये आके मिल रहा है, इस पॉइंट को मान लो ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो ए पॉइंट हो जाएगा ये क्या कहलाएगा? आपका वर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। तो पैराबोला का एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है? वो लिख लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप 3D ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ोगे तो ये चीज़ें का यूज होगा आपका। ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कह सकते हो, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कह सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो भी आपको मर्जी हो वो आप बोल सकते हो। तो राइट हैंडेड के लिए फर्स्ट है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड का मतलब क्या बता रहा है कि आपका मान लो वर्टिकली या वाई एक्सिस ले रहे थे, तो वाई एक्सिस के राइट में, वाई एक्सिस के क्या? राइट में। ठीक है। तो राइट हैंडेड अगर है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ए जो है ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब ए ग्रेटर देन 0 हो तो इक्वेशन जो आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आता है। क्या आता है? 4ax आता है। और दूसरा है लेफ्ट हैंडेड। अगर लेफ्ट हैंडेड हो रहा है तो b जो है ग्रेटर देन 0 होता है। b क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। b क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, अगर आप लेफ्ट हैंडेड में लेकर चलोगे तो a भी हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा, है ना। एंड a जो है लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में आप ऐसे भी कह सकते हो कि b ग्रेटर देन नहीं लेते हैं, लेफ्ट हैंड में लेते हैं, तो ये लेस देन 0 मान कर चलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4ax आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगा। अब तीसरा केस लेकर चलते हैं अपवर्ड लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि b का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारा जो है ये इक्वेशन आएगा। क्या आएगा? ये इक्वेशन आएगा। और डाउनवर्ड में फोर्थ पॉइंट है डाउनवर्ड में देखोगे कि a जो है b जो है वो लेस देन 0 है ना, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू जाता है ना, तो लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -4ay। ये आपका जो है क्या होगा? इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि जो फोकस है उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? फोकस का पोजीशन हो जाएगा a और 0, और ये वर्टेक्स का पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 0। वर्टेक्स का पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 0, जिसको मैंने a से रिप्रेजेंट किया।
जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ये क्या होगा, x प्लस ए। यहाँ से यहाँ तक तो a है, लेकिन ये डिस्टेंस तो हमें नहीं पता ना, तो इसको x मान लेंगे। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वल टू a प्लस एक्स या फिर x प्लस ए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, जो भी मन करेगा वो लिख लेंगे। और एक्सिस ऑफ लाइन, एक्सिस ऑफ लाइन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ लाइन, तो एक्सिस ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली y तो हमारा 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका होता है 4 इंटू ए। क्या होता है, 4 इंटू ए। और लैक्टस रेक्टम इज द लाइन ऑफ x इज इक्वल टू ए। रेक्टम, लैक्टस रेक्टम ऑफ लाइन इज x इज इक्वल टू ए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पैराबोला का जो आपको समझना है, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट ये 2D फिगर के लिए मैंने बताया, इसलिए 2D फिगर से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलता है आपको। बट जब आप पैराबोला का 3D ऑब्जेक्ट देखोगे, समझोगे, तो उसमें थोड़ी बहुत इसका यूजेज होता है, इसलिए मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ। क्योंकि 2D का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो 3D क्या करोगे, आप आसानी से उसे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, है ना। 3D को आप क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो, उसको समझने में आपको जो है कोई दिक्कत जो है नहीं होगा। ओके, इसके बाद दूसरा जो फिगर आता है वो होता है आपका इलिप्स। इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम आप लोग बढ़ते हैं इलिप्स की ओर। नेक्स्ट क्या है, इलिप्स। ये क्या कहता है, इट इज द पाथ, लिख सकते हो, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट which moves in a plane, which moves in a plane in such a way that, in such a way that the sum of its distance, the sum of its distance from two fixed point, दो fixed point से in the plane, एक plane में is constant, क्या हो, constant हो। तो मान लो ये आपका एक फिक्स पॉइंट हो गया F1 और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट हो गया F2। अब F1 से F2 का जो है जो भी पाथ होगा, है ना, F1 से F2 का जो भी पाथ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एलिप्स कहलाएगा। मान लो इस तरीके से हमारा जो है फिगर आया, तो यही हमारा क्या हो गया, एलिप्स हो गया। यही क्या हो गया, एलिप्स हो गया। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हमारा हो जाएगा, मान लो ये O पॉइंट है, क्या है, O पॉइंट है। ओके, अगर यहाँ से अगर कोई पॉइंट ड्रॉ करेंगे, सपोज डैट यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रॉ किए P, ये P पॉइंट आया इस तरीके से, सपोज डैट F1 से लिए और F2 से लिए, तो यहाँ पे जो P_F1 है इक्वल टू P_F2 होगा, और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसको क्या, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये दोनों इक्वल होगा तो ये क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे और कांस्टेंट होंगे। यहाँ पे जो F1 और F2 जो है ये आपका फोकस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एक से ज़्यादा फोकस हो तो उसको फोकी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F1 एंड
F2 आर फोकी, है ना, फोकस का प्लूरल आपका है। ओके, द मिड डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इलिप्स। ये जो पॉइंट O है जो फोकस 1 और फोकस 2 को ज्वाइन कर रहा है, ये इस इलिप्स का क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलिप्स का सेंटर कहलाएगा। उसके बाद आता है टर्म इसेंट्रिसिटी। क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है C/A। अब समझ में नहीं आ रहा है कि C किसको लेना है और A किसको लेना है ना? ये तो अब समझ में नहीं आ रहा है। आगे जब और डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा इसेंट्रिसिटी किसको कहते हैं। यहाँ पे E जो है इलिप्स का भी याद रख लो, ये 0 से बड़ा होता है और लेस देन 1 होता है। आप C इज इक्वल टू कह सकते हो C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। यानी अगर हमें सिर्फ B² निकालना है तो V² इज इक्वल टू हो जाएगा A² माइनस C²। ठीक है, अब देखो, अब बताओ कि यहाँ पे C कौन सा होगा और B कौन सा होगा। अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये A हो जाएगा, और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा तो ये B हो जाएगा। तो बाकी जो बचेगा यही तो हमारा C हो जाएगा ना, है ना? बाकी जो बचेगा वही तो हमारा C हो जाएगा। तो वही चीज़ हमारा यहाँ पे है। ओके, अब कुछ थ्योरम है, मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको समझना जरूरी है। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इलिप्स का, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है x² / A² प्लस y² / B² प्लस इक्वल टू 1। हियर A जो है ग्रेटर होता है B से, ये का जो वैल्यू होता है B से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे आप A इज इक्वल टू लिख सकते हो सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, और B जो है सेमी माइनर एक्सिस लेंथ जो है ये आपका होता है। द फोकस ऑफ इलिप्स, इलिप्स का जो फोकस होता है ऑलवेज लाइन ऑन द मेजर एक्सिस, जो फोकस होगा इलिप्स का वो हमेशा जो बड़ा एक्सिस होगा इलिप्स का उसी पे लाई करेगा। ओके, अगर बोल दे कि आप बताओ कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स का क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो यही हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स का भी इक्वेशंस क्या होंगे? सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे बस चेंजेस क्या रहेगा कि A² ग्रेटर देन हो जाएगा B² के। ऑब्वियसली जब A बड़ा है B से तो A का स्क्वायर भी करेंगे तो B² से तो बड़ा ही होगा ना, ऑब्वियस बात है। ठीक है, ऑब्वियस बात है कि बड़ा होगा। उसके बाद एक टर्म आता है लैक्टस रेक्टम ऑफ इलिप्स, इलिप्स का रेक्टम, लैक्टस रेक्टम क्या होता है, या हॉरिजॉन्टल इलिप्स का या इलिप्स का कह सकते हो। तो लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम, इसका फॉर्मूला होता है A का
सॉरी 2b का स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, क्या होता है 2b का स्क्वायर बाई a स्क्वायर। या फिर आप इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। है ना, आप ये भी लिख सकते हो। एंड अगर आपको बोल दे कि ये तो भाई हम लोग हॉरिजॉन्टल का देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। अगर बोल दे कि आप स्टैंडर्ड इक्वेशन बताओ वर्टिकल इलिप्स का, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल इलिप्स क्या होता है, इसका भी वही होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इक्वल टू 1, सेम रहेगा। बट यहाँ पे क्या होगा कि b का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा और a से छोटा होगा। ये कब होगा, वर्टिकल इलिप्स के केस में। और यहाँ पे जो c का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। c का स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ये भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चंस आएगा तो ऑब्वियसली आई होप कि आप लोग जो है यहाँ पे बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो, इसके बाद लास्ट फिगर आपका आता है वो है हाइपरबोला। क्योंकि सर्कल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसको नोट कर लिए होगे, नहीं नोट किए हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके और पॉज करके लिख लेना। ऐसे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बट क्या है ना कि नोट्स बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं पसंद करते हैं, तो अपना खुद का नोट्स बनाया करो और मुझे ग्रुप में शेयर करते रहो कि हाँ हम इस तरीके का नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कुछ पॉइंट्स। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं उसका क्या है, सेट है। इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज, उसके जो भी डिस्टेंस होंगे, फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट से, इन द प्लेन इज कांस्टेंट, प्लेन से कांस्टेंट होगा। इसका फिगर देखोगे तो आप ऐसे देखोगे, ये मान लो एक सेंटर पॉइंट हुआ, यहाँ पे फोकस हुआ F1, यहाँ पे मान लो फोकस हुआ F2, तो ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। जो मिड पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट है हमारे यहाँ पे, वो क्या होता है, सेंटर होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, जिसको मैंने सपोज डैट ओ से ले लिया, क्योंकि सी का आगे यूज करेंगे, ओ ले लिए, तो वो हमारा हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाकर भी ये नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, माने इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी जाएगा तो भी जो है ये मिल नहीं पाएगा एक दूसरे से। ठीक है, बट पैराबोला में क्या था कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिल सकता है, जो एलिप्स है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ही मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी होता है इसका, है ना, जो कि C/A है, ये ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है।
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। एंड लैक्टस रेक्टम, लैक्टस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम कह सकते हो, लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, या नॉर्मल नहीं, ए का स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए, 2b का स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। जो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस है वो निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेगा, लेंथ ऑफ कंजुगेट, कंजुगेट एक्सिस है ना, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ निकालने के लिए बोलेगा तो 2b होगा, और कंजुगेट एक्सिस का इक्वेशन बोल देगा, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस है ना, कंजुगेट एक्सिस का क्या बोल देगा, इक्वेशन बोल देगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये आपका होता है 2a, क्या होता है 2a। एंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। के बारे में, किसके बारे में, प्लेन के बारे में। देखो प्लेन का अगर जनरल इक्वेशन देखें, जनरल इक्वेशन, ठीक है, प्लेन का अगर जनरल इक्वेशन देखें तो ये आपका होता है ए एक्स प्लस वी पाई बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, इसका जनरल इक्वेशंस होता है। या फिर यहाँ पे कई बार आपको क्या देखने को मिलता है, ये 3D ऑब्जेक्ट है ना, तो सी जेड एंड प्लस डी ले लो इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट होगा तो 3 वेरिएबल्स तो होंगे ना, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी माइनस डी लिखोगे यहाँ पे, अगर ऐसे लिखोगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब ये कहो या ये कहो, बट मेनली जो है जनरल इक्वेशंस हम लोग ये लेकर चलते हैं, ये लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। हम लोग वही लेकर चलते हैं जिसे समझने में हमें क्या होता है, ईजी होता है, आसानी होता है। यहाँ पे ए बी और सी जो है ये क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो है, क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो, क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो। मान लो ये आपका क्या है, एक प्लेन है, क्या है, वो आपका एक प्लेन है, और एक और प्लेन मान लो इस तरीके से है, ठीक है, एक प्लेन वहाँ पे है, एक प्लेन ये है, तो ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। तो इस तरीके से बस रिप्रेजेंटेशन करते हैं नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो जो है हम लोग शो करते हैं कि भाई वो आपका है, ठीक है। अगर मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है ना, कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई और जेड, ठीक है, और ये पास कर रहा है किसी प्लेन पे, मतलब एक पॉइंट के थ्रू कोई प्लेन जो है पास कर रहा है, या प्लेन पे एक जो है पॉइंट है, तो पॉइंट ऑन प्लेन कह सकते हैं, या फिर इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट,
प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के थ्रू या तो प्लेन पास कर रहा है या फिर प्लेन पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट क्या हुआ है, एक्स वाई जेड जो है दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस वी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ठीक है, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो है हम लोग निकालेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। मान लो कि ये प्लेन था हमारा, इस प्लेन पे मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे था P जिसका ऑर्डिनेट दिया हुआ था एक्स वाई और जेड। क्या दिया हुआ था, एक्स वाई और जेड, सॉरी x1 y1 ले लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। x1 y1 और z1 ले लेते हैं, ठीक है, x1 y1 और z1, क्योंकि माइनस वही कर रहा है ना, नहीं तो नॉर्मल फिर हमारा इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। या फिर पॉइंट के जगह पे आप यहीं पे ले लो ना, 2 2 3 एंड -5 ले सकते हो या 5 ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है क्या करोगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन जो है आपका आ जाएगा। और जो ए बी सी है वो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो है, उसका भी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू जो है दिए हुए रहेंगे। अब इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इक्वेशन। अगर कोई प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स बाई ए प्लस बाई बाई वी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 0, या नहीं इक्वल टू 1 लिखो, इक्वल टू 1। यहाँ पे जो है ये जो x है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन इंटरसेक्शन, है ना, x जो है ऑन इंटरसेक्शन इक्वल टू a, ठीक है। y जो है ऑन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू b, एंड z जो है ऑन इंटरसेक्शन इक्वल टू c। मान लो ये जो है हमारा क्या है, ये मान लो x है, ये आपका y है और ये आपका मान लो z है। तो प्लेन मान लो ऐसे है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये हमारा क्या है, प्लेन है। तो x एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, y एक्सिस पे एंड z एक्सिस पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है और वहाँ से जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, वो हमारा जो है शो करता है यहाँ पे, ठीक है। हाउ टू चेंज जनरल इक्वेशंस ऑफ प्लेन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जनरल इक्वेशंस को कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग बस देखेंगे। इसको बस एक बार नोट कर लो, नोट कर लिए, इसको मिटाऊं, चलो। तो ऊपर में टॉपिक हेडिंग दे दिए हो, हाउ टू चेंज जनरल इक्वेशंस ऑफ प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म, या इक्वेशन ऑफ प्लेन में कैसे चेंज करते हैं वो, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, हाउ टू चेंज जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म। हाउ टू चेंज जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन टू नॉर्मल फॉर्म
है ना, जो प्लेन का जनरल फॉर्म होता है इक्वेशंस का, उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, या फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि d का वैल्यू क्या है, मतलब इधर लाए तो भी प्लस में ले रहे हैं, उधर भी है तो भी प्लस में ले रहे हैं, तो उसको माइनस में भी इधर लिख सकते हो। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसको कैसे लिखते हो, प्लस माइनस डी इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो d इक्वल टू डी का वैल्यू जो है माइनस में लेकर चलेंगे हम लोग वहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे जो है समझ में आ जाएगा कि कैसे आप उसको कर रहे हो। तो इसको जो है लिख सकते हैं ax प्लस सी वाई प्लस सी जेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो है चेंज हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, है ना। इस फॉर्म में जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे अगर बात किया जाए आपका, तो जो एल है, एम है और एन है, तो एल एम एन ये जो है डायरेक्शन कोसाइन है, आप इसको लिख सकते हो नोट करके, ठीक है। एल एम एन जो है यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। और यहाँ पे ये जो पी है ना, यहाँ पे जो पी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करता है फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी जो है शो करता है। और यहाँ पे जो है ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। ए बी और सी जो है, ये ए जो है शो करता है एक्स एक्सिस का इंटरसेप्शन, बी जो है वाई एक्सिस का इंटरसेप्शन शो करता है, और जेड जो है जेड एक्सिस का इंटरसेप्शन शो करता है कौन, तो सी, ठीक है। उसके बाद दो प्लेन है, उस दो प्लेन के बीच में हमें जो है एंगल प्राप्त करना है कि एंगल क्या होगा। मान लो एक प्लेन है ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन जेड इज प्लस डी वन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है फॉर प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है। और एक अनदर प्लेन है ए टू एक्स प्लस वी टू बाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू इज इक्वल टू 0, ये अनदर इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है फॉर प्लेन 2, है ना। प्लेन 2 का इक्वेशन दिया हुआ है, एक प्लेन 1 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसकी मदद से कैसे एंगल निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली फार्मूला है। अब ये फार्मूला कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन आपको अब इस लेवल पे जानने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है फार्मूला कैसे आया वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि फार्मूला को यूटिलाइज़ करके कैसे कम से कम टाइम में क्वेश्चन बनाएंगे। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कैसे हमें पता चलेगा कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है ना, हमको सही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं। तो डियर, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिकली कि आपको प्रैक्टिस करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप में इम्प्रूव होते जाएगा, है ना। आप क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, पुट करना है और कैलकुलेशंस करना है। तो वो प्रैक्टिस से होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो पॉसिबल होगा। ओके, नेक्स्ट है, अगर मान लो कि दो प्लेन जो है पैरेलल में है ना, दो प्लेन अगर पैरेलल में है तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है कि उसका जो इंटरसेप्शंस का जो वैल्यू होता है ना, जो नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो था वो उसका आता है a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। ये एक रिलेशंस आपका होता है। यानी अगर आपको जो है दो इक्वेशन दे दिया जाए, है ना, मान लो एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है प्लेन का।
अब इन दोनों प्लेन को जो है हमें बताना है कि वो पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के केस में अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो उसके केस में रिलेशन होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0, ये रिलेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन का वैल्यू दिया हुआ था a1 a2 है ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इसका जो है बस रिलेशन निकाल देंगे। अगर पहले हम लोग जो है ये इक्वेशन ले देंगे कि भाई उसको डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को तो आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये और ये इक्वल हो रहा है, मान लो a1 और a2 इक्वल हो रहा है और b1 बाई b2 भी इक्वल हो रहा है, बट c1 बाई c2 जो है इक्वल नहीं हो रहा है, तो भाई वो हमारा पैरेलल नहीं होगा, है ना। वो प्लेन क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो। उसके बाद यहाँ पे जो है ये रिलेशंस अगर वैलिड होता है तो हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई वो इक्वेशन जो है क्या है, परपेंडिकुलर हमारा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग चेक कर पाते हैं। देखो सॉलिड ज्योमेट्री इजी टॉपिक है। होता क्या है ना कि कई बार हम लोग प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट नहीं कर पाते हैं, इक्वेशंस में पुट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आंसर जो आना चाहिए था वो आंसर हमारा नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इसको नोट करो और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो नया टॉप इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन, एज इंटरसेक्शन ऑफ, एज intersection of two given plane, दो गिवन प्लेन दिया हुआ है उसके थ्रू जो है पास कर रहा है। तो क्या होगा, मान लो एक प्लेन आपका जो है ये है, ठीक है, और एक प्लेन जो है मान लो आपका ये है, तो ये जो है इसके थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका लाइन पास हो रहा है। तो दोनों प्लेन का अपना अपना इक्वेशन होगा। मान लो इस प्लेन का एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। मान लो कि दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन आएगा प्लेन का, जब ये पास करेगा तो उस दौरान जो इक्वेशंस आएंगे वो आएगा a1x1 प्लस b1y1 प्लस c1z1 प्लस ब्रैकेट इंटू a2x2 प्लस b2y2 प्लस c2z2 प्लस d2 इंटू d1 या d1 इंटू d1 इंटू d2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी मदद से जो एक इक्वेशंस आएंगे वो इक्वेशंस हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। वो इक्वेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है आपका कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। अगर कोई प्लेन दिया हुआ है उसके थ्रू अगर कोई पैरेलल है, मान लो एक प्लेन आपका ये है और इसी प्लेन के पैरेलल आपका एक और यहाँ पे प्लेन दे दिया गया है, ठीक है। आपको जो है पूछा जा रहा है ये जो है प्लेन आपका गिवन है ना, ये गिवन प्लेन है, ठीक है। गिवन प्लेन का आपका जो है इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इस प्लेन के बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशंस, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0, यही समथिंग आएगा ना हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एक नेक्स्ट है इक्वेशन अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, देन इक्वेशन जैसे यहाँ पे पैरेलल था तब तो भाई मान लो कि ये फर्स्ट कंडीशन था और ये सेकंड कंडीशन था, ठीक है। पैरेलल था तब तो भाई हम लोग ऐसे निकाल लिए, और अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा तो मान लो कि यहाँ पे एक प्लेन ले लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या है परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ऑर्डिनेट है O 0 0 और 0 जहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। तो इस कंडीशन में Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P, ये इक्वेशंस का यूज़ करके हम लोग जो है निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे L M और N जो है ये आपका डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, या जो परपेंडिकुलर प्लेन है वो, और P जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आपका ये है। इस पे आगे हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या इश्यूज़ हो रहा है और कैसे उसको करेंगे। इसको नोट करो। चलो आई होप नोट कर लिए होगे, और अपना नोट्स बनाकर मुझे ज़रूर शेयर किया करो डियर, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप जो है बना पा रहे हो, मतलब सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। मान लो कि दो प्लेन दिया हुआ है, एक प्लेन ऊपर दिया हुआ है, एक प्लेन नीचे दिया हुआ है, और दो प्लेन कैसे है, कैसा कनेक्शन है दो प्लेन के बीच में, दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं। तो जब दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हैं, इसके इक्वेशन मान लो दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है मान लो फर्स्ट प्लेन का, ठीक है, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, और सेकंड प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं दोनों प्लेन का, और वो पैरेलल है, और उसके बीच का डिस्टेंस बताना है कि क्या डिस्टेंस होगा, जिसको मैं यहाँ पे कैपिटल D से इंडिकेट किया हूँ। किससे इंडिकेट किया हूँ, कैपिटल D से इंडिकेट किया हूँ। तो इसका जो है आपको क्या बताना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर, बिकॉज
हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, और जीरो तो हो सकता है क्योंकि अगर पॉइंट है, मान लो कि एक पॉइंट है तो उसका जीरो डिस्टेंस हो सकता है, बट निगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है उसको हम लोग मॉडुलस के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे d1 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है, a1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस d2 बाई अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर अंडर रूट मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ये कब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, कब वैल्यू आ रहा था, जब हम लोग जो है क्या कर रहे थे, दो प्लेन हमारा पैरेलल दिया हुआ था तब। अब मान लो कि एक प्लेन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट और प्लेन के बीच में जो है बोला जाए कि आप जो है डिस्टेंस निकालो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पॉइंट जो है दिया हुआ है, मान लो पी पॉइंट का जो पोजीशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1 प्लस y1, मैंने x1 या x1 y1 एंड z1 दिया हुआ है, नोट प्लस में नहीं है, x1 y1 z1 जो है आपका दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अगेन यहाँ पे हमने जो है कैपिटल D से लिख लिया डिस्टेंस को, और यहाँ पे निकालना है तो फॉर्मूला लिखेंगे a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, आपका जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, नो इशूज़, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स एंड फाइनल, बस फॉर्मूला पुट करना है, आंसर्स आपके आ जाएंगे। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है आंसर्स आ रहे हैं, कैसे हमें जो है कैलकुलेशंस करने हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलो इसको नोट कर लो, और आई होप कि नोट कर लिए होगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दो फॉर्मूला मात्र आपको जो है यहाँ पे लिखने हैं। तो नोट कर लिए होगे, चलो मिटाते हैं इसको। तो क्वेश्चंस नोट करो, और क्वेश्चंस है फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ अ गिवन प्लेन। एक यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है एक परपेंडिकुलर प्लेन का, जिसका गिवन प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है आपका 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 10 आपका ये जो है दिया हुआ है, गिवन प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका जो है सॉल्यूशंस आपको करने हैं, क्या करने हैं, सॉल्यूशंस करने हैं। तो अगर हमें जो है परपेंडिकुलर प्लेन है उसका इक्वेशन निकालना है, तो हम लोग जो है देखे थे कि अगर एक इक्वेशंस दिया हुआ है किसी प्लेन का और उसका अनदर इक्वेशन जो है निकालना है, तो हम लोग जो है फॉर्मूला यूज़ करते हैं एम एल और एन, ठीक है। तो एल एम एन जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो एल एम एन कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 6z डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 बाई अंडर रूट a का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बस यही आपको कर देना था। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस 3y प्लस 6z बाई, यहाँ पे जो है वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ऐड करोगे तो 9 4 13 13 3 39, यानी अंडर रूट 49 इक्वल टू 10 बाई
√49। तो इसको आगे करोगे तो 2x + 3y + 6z डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10/7। इसको जो फर्दरली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x/7 + 3y/7 + 6z/7 इक्वल टू 10/7, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L = 2/7 एंड M = हो जाएगा हमारा 3/7 एंड N = हो जाएगा 6/7। तो ये जो है हमारा आ गया, ठीक है, ये जो है हमारा डायरेक्शन जो है आ गया। और इक्वल टू P क्या था हमारा, ये था P, तो यहाँ पे P = हो गया 10/7। तो इक्वेशंस हमारे क्या हुए, इक्वेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इक्वेशंस हमारा आना चाहिए LX + MY + CZ + D = 0, है ना। ये नहीं, इक्वल टू P है ना, इक्वल टू P था, इक्वल टू P। तो इस पे पुट कर देंगे तो वही आ जाएगा 2x/7 + 3y/7 + 6z/7 इक्वल टू 10/7। बस यही जो है हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। जो इक्वेशन हमें चाहिए था वो इक्वेशन यहाँ पे जो है हमें निकल कर आ गया, मिल गया। बस सिंपल था यार, बस वैल्यू पुट करना था, आपका आंसर जो है आ गया। और यही इसी क्वेश्चंस का आपको मिलते हैं 4 नंबर। क्या मिलते हैं, इतना सो सिंपल क्वेश्चंस को 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसी में मैच करना रहेगा और इसका 4 नंबर अगर आप बना लेते हो तो 4 नंबर आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको फ्री में मतलब मिल जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत करनी थी आपको, अगर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं तो आपका ये जो है कैलकुलेट हो जाता है, और कैलकुलेट हो जाएगा तो आप इसे आसानी से बना पाओगे। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हो नोट करो, उसके बाद इसको मिटाकर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। चलो तो अनदर क्वेश्चंस है, अनदर क्वेश्चंस क्या कर रहा है आपका, इफ़ एनी प्लेन passing to the point -1, -2 and 3, then find the equation of plane। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है आपको यहाँ पे निकालना है। इफ़ A = 2, B = 3 एंड C = 1 जो है गिवन है, मतलब आपको क्वेश्चंस में इसके वैल्यू जो है दिए हुए हैं, तो आपको जो है निकालना है। तो देखो यहाँ पे एक जो है प्लेन दिया हुआ है, मान लो इस प्लेन जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट मान लो P, इसका पोजीशन दिया हुआ है -1, 2 एंड 3, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे जो इक्वेशंस होते हैं प्लेन का, जो जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का, वो आपका होता है ax + by + cz + d = 0। यही हम लोग लेकर चलते हैं ना जनरल इक्वेशन। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 2, b का वैल्यू दिया हुआ है 3 एंड c का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपको दिए हुए हैं, तो जब ये वैल्यू आपको दिए हुए हैं तो सिंपली जो है हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो चलो पुट करते हैं, है ना, क्या करते हैं, पुट करते हैं। और पॉइंट जो है दिया हुआ है, तो 2 × x + 1 + 3 × y, ये हो जाएगा हमारा -2 + 1 × हो जाएगा z -3 + d = 0।
क्या ये आएगा? बिल्कुल सर, यही आना चाहिए। बट इस d को क्या करेंगे, इस d को इधर जो है ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें कोई इफ़ेक्ट जो है नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि d का वैल्यू यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। तो जब d का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग जो है नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 2 + 3y - 6 + z - 3 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में से 4, 4 3 7, तो ये आ जाएगा 2x + 3y + z = 7। ये जो है हमारा आ जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। यही जो है इक्वेशन हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें चाहिए था वो इक्वेशन जो है हमारा यहाँ पे आ गया, है ना। वो इक्वेशंस यहाँ पे आ गया। अगेन एक और क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी लिखो, तब तक उस ऊपर वाला क्वेश्चंस को आप नोट करो सॉल्यूशंस के साथ, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड द पैरेलल प्लेन ऑफ इक्वेशन टू गिवन प्लेन का इक्वेशन है 2x - 3y + z + 4 = 0, which is passing through point 1 1 0। ठीक है, तो इसका जो है आपको सॉल्यूशन करना है। इसमें भी क्या निकालना है आपका, फाइंड द पैरेलल प्लेन ऑफ इक्वेशन टू गिवन प्लेन। इक्वेशन जो है 2x - 3y + z + 4 = 0 दिया हुआ है, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 1 0 से पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन दिया हुआ है, हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो पैरेलल प्लेन हमें निकालना है। मतलब कि एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, पैरेलल इक्वेशंस निकालने हैं। तो पैरेलल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2x - 3y + z + k = 0 ये करते हैं। और यहाँ पे x, y और z का वैल्यू दिया हुआ है, x, y और z का वैल्यू दिया हुआ है। तो 2 × 1 - 3 × 1 + 0 + k = 0। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2, 2 में से 3 गया था, 2 में से 3 गया, मतलब -1, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, k का वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2x - 3y + z + 1 = 0। ठीक है, तो ये जो है आपका रिक्वायर्ड पैरेलल प्लेन का इक्वेशन हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो गया। बस सिंपल था। देखो कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं आपको कि बहुत इजी होते हैं, बस समझने की फेर होती है। तो डियर, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस पे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन, मान लो कि कोई स्फीयर है ना, ये स्फीयर है। अब इस पे मान लो कोई प्लेन से इसको काट कर देंगे, तो काट करेंगे तो उसका एक सेक्शन कटेगा, है ना, उसका एक सेक्शन कटेगा। तो वो जो सेक्शन कटेगा उसके बारे में यहाँ पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो सपोज डैट यहाँ पे मान लो कि यह स्फीयर है ना, और यहाँ से मान लो एक ही लाइन से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, वैसे ज़्यादा लाइन से करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मान लो कि ये क्या है, लाइन है, लेकिन वो एक प्लेन लेकर चलना है। ये लाइन तो है लेकिन इसको क्या मान के चलना है, आपको एक प्लेन मान के चलना है। क्या मान के चलना है, प्लेन मान के इसको जो है चलना है। तो प्लेन जब कट करेगा तो यहाँ पे मान लो ये सेंटर होगा स्फीयर का, है ना,
मान लो ये सेंटर जो होगा स्फीयर का वो C होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा मान लो P, और यहाँ से ये जो है ये क्या होगा परपेंडिकुलर मान लो M यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से C से P को टच करने वाला जो पॉइंट होगा ये रेडियस होगा, है ना, ये क्या होगा रेडियस होगा। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि भाई CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि R स्क्वायर इज इक्वल टू होता है CM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, ये तो लिख ही सकते हैं ना। तो वही चीज़ है जो पाइथागोरस थ्योरम था उसके अनुसार ये चीज़ें लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे जो है आपका आ गया। यहाँ पे जो स्फीयर लेकर चले हैं, है ना, जो स्फीयर है उसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्फीयर जो है S से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, S से जो है आपका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। ओके, यहाँ तक लिखो। और जो प्लेन है वो उसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं U से, प्लेन को किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इज इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू 0 हम लोग यहाँ पे लेकर जा रहे हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है बस सिंपली कि जो स्फीयर है वो हमारा 3D है, और जब उसको काटेंगे यानी उसका जब सेक्शन करेंगे, काट के अलग करेंगे, एक पार्ट अलग निकलेगा, तो वो हमारा क्या रहेगा, वो भी हमारा एक 3D ऑब्जेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे ये जो M पार्ट है, ये जो M है ये क्या बताता है, ये बताता है आपका कि ये जो स्फीयर कट किए, है ना, स्फीयर का जो सेक्शन कट किए, है ना, इस स्फीयर का यानी सर्कल का कह सकते हैं। हियर M इज इक्वल टू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो है ये क्या हो जाएगा, सेंटर आपका हो जाएगा। और ये जो PM है ना, ये जो यहाँ पे जो PM है ये रेडियस ऑफ सर्कल होगा, क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें मैंने बता दिया कि ये कैसे आया, CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस की मदद से हम लोग समझते हैं कि इस पे किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है और कैसे उसको जो है सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर और रेडियस निकालना है सर्कल का। इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड कटिंग प्लेन इज, और प्लेन को जो कट किया जा रहा है, मतलब जो जिस प्लेन की मदद से स्फीयर को कट किया जा रहा है उस प्लेन का जो इक्वेशन है, यहाँ पे स्फीयर का ये इक्वेशन था, ध्यान रखना है, ये जो है आपका स्फीयर का इक्वेशन है, और जिस प्लेन की मदद से कट कर रहे हैं स्फीयर को उसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये जो है प्लेन का इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये है तो इसका सॉल्यूशंस करना होगा। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है स्फीयर का वो क्या होता है, वो पहले मालूम होना चाहिए। तभी तो सेंटर और रेडियस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, u v x निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जो है ABC निकलेगा। और d हम लोग निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये हम लोगों को जो है यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है किसका, तो स्फीयर का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। और जो गिवन स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है ये यहाँ पे आप लिख लेना, बस मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 2u इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, है ना, u इज इक्वल टू आ जाएगा 1
और 2v इज इक्वल टू दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू -1 एंड 2w इज इक्वल टू दिया हुआ है -4, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा -2 एंड d इज इक्वल टू दिया हुआ है -19। ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हो जाएगा -1, b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये b c निकल गया, d निकल गया। तो रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस d। ये जो है हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला जब इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, तो लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है क्या, ओके खैर। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 4 + 19 का √, तो आ जाएगा 6 9 6 15 यानी 25, यानी 5 यूनिट जो है आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या आ जाएगा, 5 यूनिट जो है आपका आ जाएगा। एंड सेंटर ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर है वो हो जाएगा -1 1 एंड 2। तो ये सेंटर ऑफ अ स्फीयर हो गया, रेडियस निकल गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, यानी ये जो आ रहा था, यानी सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, m का वैल्यू निकालना है और रेडियस ऑफ सर्कल यानी pm का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो m और pm का निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी इतना तक आप नोट करो, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कि भाई रेडियस ऑफ स्फीयर निकालिए, सेंटर ऑफ स्फीयर निकालिए। जो इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का, जिसके थ्रू कट किया जा रहा है, वो दिया हुआ है x + 2y + 2z + 7 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर हमें दिया हुआ है स्फीयर का, ये कटिंग दिया हुआ है ना। ये इक्वेशंस आप लिख भी सकते हो, बट आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बनाने नहीं हैं। आपको क्या बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझो और उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। बट अभी आप क्या है, प्रैक्टिसिंग फेज़ में है, अभी आप स्टार्टिंग फेज़ में है, तो आपको पूरा लिख कर समझना होगा कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। नहीं तो बाद में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि भाई ये कैसे आया, R कैसे निकला, D कैसे निकला, M कैसे निकला, वो। ठीक है, तो जो स्फीयर था, मान लो ये हमारा स्फीयर था, इसको ये प्लेन से कट कर रहे थे, ये हमारा सेंटर ऑफ स्फीयर था जो कि -1 1 एंड 2 आया था। ठीक है, और जो रेडियस आया था, रेडियस आया था हमारा 5। ठीक है, रेडियस कितना आया था, 5। यहाँ पे ये जो सेंटर था, सेंटर ऑफ सर्कल था। ठीक है, और ये मान लो कि ये M था, ये P था और ये C था। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है कि PM जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, और क्योंकि सर्कल में कटेगा, एक स्फीयर को काटेंगे तो, और ये जो CM है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लेन है ना, अगर कोई प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन जो है हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लेन का अगर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है ना, कोई प्लेन है जिसका इक्वेशन जो है हमें दिया हुआ है और कोई पॉइंट है उससे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को जो है हम लोग मेज़र कर पाते थे। तो फॉर्मूला क्या था, तो ये मान लो कैपिटल D हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कैपिटल D फॉर डिस्टेंस। तो कैपिटल D इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, जो इक्वेशंस था वो लिखना है। तो इक्वेशन क्या था, x + 2y + 2z + 7y, जो ABC था, है ना, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ था वो। तो इसको डिस्टेंस निकालो। ठीक है, तो देखो अब कई सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जो ABC लेना है वो सेंटर ऑफ स्फीयर वाला ABC लें या फिर कोई और ABC लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल कोई और ABC लेना पड़ेगा।
कौन सा ABC लेंगे? तो जो प्लेन का इक्वेशन में ABC आ रहा है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और XYZ के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? जो इस पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ है ना, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट का जो पोजीशन दिया हुआ है वो XYZ पे हमारा पुट होगा। तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 4 प्लस 2 एंड प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, तो रूट 9, तो ये हो जाएगा 7 4 11, 11 में से 1 या 10, 10 2 12, 12/3, तो ये कट करके आ जाएगा 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस 4 यूनिट जो है आपका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग करेंगे ये कि ये जो हमारा निकल गया डिस्टेंस, अब निकालेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें वही तो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? रेडियस ऑफ सर्कल ही निकालना हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस क्वेश्चंस के अनुसार हमें अंतिम लक्ष्य जो है क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या निकालेंगे? हमें भाई ये डिस्टेंस भी मिल गया 4 यूनिट, ये दिया हुआ है 5 यूनिट, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर पढ़े हैं तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली बता दोगे कि PM इज इक्वल टू कितना आएगा, है ना, डायरेक्टली निकाल कर बता सकते हो। बट अगर मान लो कि नहीं याद है, नहीं कुछ नहीं जानते, मतलब एकदम बउओं से बउआ हो, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम फिर निकालो, लगाओ। तो बाई पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? CP का स्क्वायर इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, हमें निकालना है PM का स्क्वायर, तो PM इज इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट CP का स्क्वायर माइनस CM का स्क्वायर। तो PM इज इक्वल टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो आ जाएगा 9, तो रूट 9 का वैल्यू आता है 3, तो 3 यूनिट हो जाएगा। ऐसे अगर पढ़े होगे तो तुमको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर हाइपोटेनस जो है वो अगर 5 है, उसका जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, तो बेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है? दूसरा हमें निकालना है भाई, रेडियस ऑफ सर्कल तो निकल गया है ना, अब निकालना है सेंटर ऑफ सर्कल। क्या निकालना है? सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सर्कल का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग जो है डायरेक्शन रेशियो लेंगे नॉर्मल टू द प्लेन। प्लेन का जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो लेकर चलेंगे, और उसकी मदद से हम लोग जो है किस पॉइंट पे निकालना है? तो 1 2 2 पे, है ना, 1 2 2 पे, क्योंकि यह है A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू 2। ये क्यों ले रहे हैं? ये ले रहे हैं प्लेन के लिए, क्योंकि प्लेन के अकॉर्डिंग ही तो हमारा क्या आ रहा है? सर्कल आ रहा है ना, प्लेन के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आ रहा है? सर्कल आ रहा है। जब प्लेन के अकॉर्डिंग ही हमारा सर्कल आ रहा है तो निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CM, जो CM लाइन का इक्वेशंस होगा वो क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ लाइन CM डायरेक्शन रेशियो का यूज करते हुए निकालेंगे। ठीक है, तो x + 1/1, ठीक है, प्लस नहीं इक्वल करेंगे
क्या होगा, y+2/2। एक मिनट, हम लोग यहाँ पे ये गलत ले रहे हैं, यहाँ पे -1 होगा और इक्वल टू z माइनस क्या था 2/2 इक्वल टू k, ये आएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ है। अब देखो, एक यहाँ पे जो माइनस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्फीयर वाला पॉइंट को, और नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं वो है प्लेन वाला ABC। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ज़रूरी है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि किसी एक के साथ कंपेयर कर देंगे। तो भाई मान लो x+1/1 है इक्वल टू k है, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा x+1, k इज इक्वल टू तो वही आएगा ना। और अगर हमें x इज इक्वल टू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k-1। सिमिलरली y इज इक्वल टू भी निकल जाएगा और z इज इक्वल टू भी निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू करेंगे तो 2k+1, ठीक है, और 2k+2 z इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये हमें आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, x y z का जो वैल्यू आया इसको कहाँ पे पुट करेंगे, जो ये ऊपर में हम लोग ले चल रहे थे, है ना। तो ये x y z जो आया ये किसका यूज़ करके आया, इसका यूज़ करके आया। अब इसको जो है पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x y and z in given plane equation, गिवन प्लेन इक्वेशन, प्लेन का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है प्लेन का इक्वेशन, तो हो जाएगा k-1 प्लस 2k+1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू k 2k+2 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आएगा, आपका k का वैल्यू आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो k-1 प्लस 4k+2 प्लस 4k+4 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 8k और एक 9k, तो 9k हो जाएगा, 9k हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा ये एक में से एक गया तो एक, और 4 1 4 1 5 5 7 5 12 इक्वल टू -12 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो यह आ जाएगा -4/3। k का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4/3। तो इस तरीके से अब k निकल गया। अब क्या करें सर, तो ये तो आप k निकाले, हमको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है ना। हमें क्या निकालना था, सेंटर निकालना था। तो सर सेंटर कहाँ निकला, सेंटर हमारा निकला कहाँ, नहीं ना निकला जी, हमको तो सेंटर निकालना है। तो सेंटर कहाँ निकला, सेंटर निकलेगा तब ना कहेंगे कि हाँ सेंटर हमारा निकल गया। तो हमारा सेंटर तो नहीं निकला। देखो बस थोड़ा सा और क्या करना है, बस थोड़ा सा और एक स्टेप करना है। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू लिए थे एक्स वाई जेड का, जो कि पुट कर रहे थे गिवन प्लेन इक्वेशन में, इसके जगह पे वैल्यू क्या कर देंगे, जो k का वैल्यू आया इसमें पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे। तो देखो मैं कलर दूसरा कलर से यूज़ कर रहा हूँ। तो जब x इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3 + 1। तो ये करेंगे -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -4 और -3/3, तो -7/3
3। y इज इक्वल टू करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ जाएगा -4/3 इंटू 2 प्लस 1, तो -8 प्लस 3/3 यानी -5/3 हो जाएगा। और z इज इक्वल टू हो जाएगा -4 इंटू 2/3 प्लस 2, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा -8 प्लस 6/3 यानी -2/3, तो -2/3 -5/3 एंड -7/3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ सर्कल, स्फीयर तो निकला हुआ था, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है यानी ये जो पॉइंट का पोजीशन है ये हमारा निकल गया, जो कि आ गया हमारा -7/3 -5/3 एंड -2/3। और रेडियस कितना आया था, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल ये हमारा आया था 3 यूनिट, है ना। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकल गया, रेडियस ऑफ स्फीयर निकल गया, सेंटर ऑफ स्फीयर निकल गया। तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। बस यही चीज़ तो आपको कैलकुलेट करना था, है ना, यही क्या करना था, यही आपको कैलकुलेट करना था। और फाइनली हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया है, कैलकुलेट हो चुका है। तो इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। पहले ब्लैक वाला सारे स्टेप बाय स्टेप लिखो, फिर ब्लू वाला लास्ट में लिखना है, ठीक है। ऑर्थोगोनल स्फीयर, ऑर्थोगोनल स्फीयर जब दो स्फीयर दिया हुआ है और वो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को एक पॉइंट पे, है ना, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, मैंने कोई भी एक पॉइंट पे, एंड इफ टेंजेंट T1 एंड T2 आर ड्रॉन टू स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2, है ना, स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ओके। और जो टेंजेंट 1 है वो टेंजेंट 2 के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो चलो लेकर चलते हैं। एक मान लो स्फीयर ये बना दिए, ठीक है, इसका टेंजेंट ले लिए ये, ठीक है। और एक और स्फीयर मान लो कि यहाँ पे ये बना दिए, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट P पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, या टच कर रहा है ना, टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से मान लो कि एक टेंजेंट लिए, सपोज डैट ये, ठीक है, एक ये हुआ और ये क्या हुआ। मान लो कि ये एंगल यहाँ पे जो है ऐसे दिखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, बट मान लो कि यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, मतलब दोनों टेंजेंट। मान लो ये आपका टेंजेंट T1 है और ये टेंजेंट T2 है, तो T1 जो है T2 के क्या होगा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे दिखाया गया, मतलब एक फिगर में एग्जैक्ट आप बनाना, जब ड्रॉ करना तो एग्जैक्ट बनाना। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए जो है एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। अगर एग्जैक्ट देखें तो इसका एग्जैक्ट कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो इसको अगर एग्जैक्ट भी देखें तो ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये अब लगभग परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2, ठीक है। तो ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन है कि भाई सबसे पहले कंडीशन क्या है, मान लो कि दो स्फीयर है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, उसको जो है ऑर्थोगोनल बताना है कि स्फीयर हमारा ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 × U प्लस U1 × U2 प्लस V1 प्लस × V2 प्लस W1 × W2 इज इक्वल टू D1 प्लस D2। तो ये होल के साथ 2 का मल्टीप्लाई और ये डिस्टेंस का सम, मतलब D का सम, तो वो हमारा जो है ऑर्थोगोनल आ जाता है। तो बनाएंगे कैसे, कैसे वेरीफाई करेंगे कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। या कई बार क्या दे देता है आपको, जो है बोल देता है कि भाई दो स्फीयर दिया हुआ है, उसमें से आपको जो है बोल देगा कि आप U या V या
सेंटर निकालो, एक स्फीयर का पॉइंट ये दिया हुआ है, अनदर स्फीयर का वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से आपको ऑर्थोगोनलिटी के फॉर्मूले की मदद से आपको जो है निकालने के लिए बोल देगा। तो उसकी मदद से आप जो है निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमें दो स्फीयर को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए हमें क्या निकालना होगा, u, v और w और d, ठीक है। तो फर्स्ट स्फीयर के लिए निकालते हैं। तो फॉर स्फीयर फर्स्ट, है ना, फर्स्ट स्फीयर के लिए u तो क्या हो जाएगा, 2u इज इक्वल टू हो जाएगा -4, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -2। उसके बाद 2v इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3। एंड z का वैल्यू नहीं दिया हुआ है क्या, ओके। तो यहाँ पे 2w इज इक्वल टू है 0, तो w इज इक्वल टू भी आ जाएगा 0, ठीक है। ये फर्स्ट स्फीयर के लिए निकला। एंड d इज इक्वल टू क्या है, 4 दिया हुआ है, ओके। 4 स्फीयर 2 स्फीयर के लिए देखें तो 2u इज इक्वल टू 7, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। एंड 2v इज इक्वल टू है 10, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 5। 2w इज इक्वल टू दिया हुआ है -5, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा -5/2, ओके। एंड d ये 1 था, ये 2 था, d2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि ऑर्थोगोनल वेरीफाई करना है। क्या करना है, ऑर्थोगोनल वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो उसके लिए कि भाई ये स्फीयर हमारा ऑर्थोगोनल है या फिर नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ ये फिगर को और वहाँ पे पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू को करते हैं पुट, तो 2 इंटू u1 है -2 इंटू u2 है 7/2 प्लस v1 है 3, ये v1 लेकर चल दो, ठीक है ना। 1 स्फीयर के लिए 1 लेकर चलते हैं, 2 स्फीयर के लिए 2 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इंटू 5 प्लस 0 इंटू -5/2 इक्वल टू 4 प्लस 12, तो ये 2 इंटू ये आ जाएगा -7 प्लस 15 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14 प्लस 30 इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हमारा ये LHS है, ये LHS है, ये RHS हो जाएगा। तो 16 इज इक्वल टू 16, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमारा वेरीफाइड हो रहा है कि भाई जो स्फीयर दिया हुआ है 1 और 2 वो दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल वाले में इस तरीके से क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर सकते हो। बाकी और एग्जांपल यहाँ पे जो हम लेंगे, अभी जो मेन प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो दैट्स वेरी फाइन, और इस पे और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे टाइम टू टाइम। आपको प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैथमेटिक्स के सेक्शन में आपको जो है देखने को मिल रहा होगा, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आप बना सॉल्व कर रहे होगे, तो दैट्स वेरी फाइन। और आप लोग जो है जो भी क्वेश्चंस, जो भी नोट्स आप खुद से तैयार करते हो वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो खुद का नोट्स बहुत ज़रूरी है, तो प्रॉपर तरीके से नोट करना और उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।